सो वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अपनी बात चल रही थी। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज अपन बात करेंगे प्रबंध लेखांकन की सीमाएं कौन कौन सी हैं, लिमिटेशंस कौन सी हैं। प्रबंध लेखांकन की सीमाएं, कमियां या लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैंने आपको पिछली बार भी ये बताया था, लास्ट लेक्चर में भी अपनी यही बात हुई थी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत बढ़िया विषय है, प्रबंधकों के लिए काम का विषय है। इसका क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है, भविष्य से संबंधित है, लेकिन इसके अंतर्गत क्या कुछ कमियां हैं? तो कमियां तो निश्चित रूप से हर विषय के अंतर्गत होती है। तो इसी क्रम में अपन आज इसकी कमियां देखते हैं। देखिए, सबसे पहली कमी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत क्या है। सबसे पहली कमी ये है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो मुख्य रूप से किस पे आधारित है। एक तो वित्तीय और दूसरी लागत लेखांकन, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के डाटा मुख्य रूप से लिए जाते हैं लेखांकन विधियों पर आधारित है। यानी मैनेजमेंट को जो डाटा चाहिए निर्णय लेने के लिए, सूचनाएं जो चाहिए, वो या तो आती है मुख्य रूप से फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, या वो सूचनाएं मुख्य रूप से कहाँ से आती हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग से। और आपने ये देखा, और उनके आधार पर फिर मैनेजमेंट डाटा सूचनाएं प्राप्त करके भविष्य से संबंधित निर्णय लेता है। तो ये जो निर्णय लिए जाते हैं वो सूचनाओं पे किस पे आधारित हैं? इन दोनों की सूचनाओं पे आधारित हैं। और अपने को ये पता है कि वित्तीय लेखांकन की प्रकृति भी कैसी होती है, भूतकालीन प्रकृति होती है। और लागत लेखांकन की जो प्रकृति है वो या तो वर्तमान से संबंधित होती है, या वही भूतकालीन या ऐतिहासिक प्रकृति है, दोनों की। इसकी प्रकृति भी ऐतिहासिक है, इसकी प्रकृति भी ऐतिहासिक है। तो इनके आधार पर जो डाटा कलेक्ट होता है उसके आधार पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो निर्णय लेती है भविष्य से संबंधित। तो अगर ये अशुद्ध हुए, ये डाटा अगर शुद्ध नहीं हुए पूर्ण रूप से, तो वो निर्णय ऑटोमेटिक ही क्या होगा, अशुद्ध हो जाएगा, गलती हो जाएगा, उसके अंतर्गत गलती होगी। वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन की अपनी खुद की भी कुछ सीमाएं हैं, तो वो सीमाएं मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर भी ऑटोमेटिक रूप से लागू हो जाती है। क्योंकि इन्होंने वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन में अपन ने जब दर्ज किए थे लेन देनों को या जो भी सूचनाओं को दर्ज किया था, तो डाटा तो अपने हो गए भूतकालीन। निर्णय अपन कैसे ले रहे हैं, भविष्य से संबंधित। भविष्य के अंदर परिस्थितियां बदल भी सकती हैं। जब ये डाटा लिए थे उस समय की परिस्थितियां अलग थी, भविष्य की परिस्थितियां अलग हो चुकी हैं। तो फिर उसके आधार पर लिए गए निर्णय गलत भी साबित हो सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक बड़ी महत्वपूर्ण कमी है कि इसके अंतर्गत इन दोनों के डाटा लिए जाते हैं मुख्य रूप से, और जो दोनों ही किस पे आधारित है, भूतकालीन डाटा पे आधारित है। दूसरा अपन इसकी कमी भी कह सकते हैं, इसकी ये प्लस पॉइंट भी है तो इसका ये माइनस पॉइंट भी है। विस्तृत क्षेत्र कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो क्षेत्र है वो अत्यधिक विस्तृत है। इसमें मैनेजमेंट के अनेक उद्देश्य हैं। उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रयोग करते हैं। और इतने उद्देश्य विस्तृत होने के कारण जो भविष्य के जो अवसर हैं उनका पूर्वानुमान लगाना, उनकी व्याख्या करना। देखिए, भविष्य के विभिन्न परिस्थितियों का आप पूर्वानुमान लगाएंगे, भविष्य की परिस्थितियों की आप व्याख्या भी करेंगे, और उसके आधार पर आप नियोजन करेंगे। तो ये कार्य अपने आप में बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि भविष्य में परिस्थितियां बदल भी सकती हैं, तो आपके पूर्वानुमान या आपकी व्याख्या गलत भी हो सकती है। तो इतने विस्तृत क्षेत्र के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि इसकी एक कमी भी है। इसी तरीके से अपन एक इसमें कमी ये निकाल सकते हैं कि समय तत्व का प्रभाव पड़ता है इसके अंतर्गत। इसको समय तत्व का प्रभाव पड़ता है।
वो समय तत्व का प्रभाव वही है, वही मतलब है समय तत्व के प्रभाव से कि प्रबंध लेखांकन के द्वारा जो सूचनाएं ली जाती हैं वो सारी सूचनाएं तो कैसी होती हैं, भूतकालीन या ऐतिहासिक होती हैं। निर्णय लेने होते हैं भविष्य से संबंधित, तो भविष्य की परिस्थितियां बदल भी सकती हैं और उनका पूर्वानुमान गलत भी हो सकता है क्योंकि ये भविष्य से संबंधित हैं। जैसे अब अचानक से कोरोना आ गया, अब सारी पूरी भविष्य की परिस्थितियां बदल गई। आपने जो निर्णय लिए थे कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आधार पर, वो अब निर्णय आपके गलत हो जाएंगे क्योंकि अचानक से परिस्थितियों में भयंकर बदलाव आ गया, भविष्य की परिस्थितियों में परिवर्तन आ गया। तो इस तरीके से समय तत्व का प्रभाव मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत पड़ता है। एक कमी अपन ये कह सकते हैं कि सतत प्रयत्न का अभाव। सतत प्रयत्न का अभाव का मतलब है कि प्रबंध लेखापाल द्वारा निकाले गए निष्कर्ष तब तक कोई महत्व नहीं रखते जबकि प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर इनके क्रियान्वयन के लिए समन्वित और सतत प्रयास ना किए जाएं। यानी मैनेजमेंट के जितने भी लेवल हैं, सब लेवल के ऊपर इनके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। इसके लिए ये आवश्यक है कि प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर मैनेजमेंट अकाउंटेंट द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को सक्रिय महत्व दिया जाए, तभी इसकी सफलता संभव है। एक इसके अंदर अपन कमी ये कह सकते हैं कि मानव तत्व का प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट ऑफ ह्यूमन फैक्टर, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन फैक्टर। इसका मतलब क्या है? देखिए, प्रबंध लेखांकन में जो भी सूचना एकत्रित की जाती हैं वो पर्याप्त सीमा तक मानव तत्व या व्यक्तिगत प्रभावों से प्रभावित होती है, क्योंकि सूचनाओं को कलेक्शन से लेकर उनका निर्वचन और निर्णय तक के सारे जो काम है वो काम सारे के सारे कौन करता है? व्यक्ति। तो व्यक्ति के चरित्र का, व्यक्ति की भावनाओं का, व्यक्ति के आचार विचार का प्रभाव उनके द्वारा प्रदान की गई सूचना पर अवश्य पड़ता है और फिर सूचनाओं का अनुमान भी लगाना पड़ता है। तो व्यक्ति के व्यक्तिगत चरित्र का, व्यक्तिगत प्रभाव का और व्यक्तिगत भावना का, उसके आचार विचार का सारा प्रभाव उन सूचनाओं के ऊपर अवश्य पड़ता है। तो ये निर्णय जो है पर्याप्त सीमा तक मैनेजमेंट अकाउंटिंग के आधार पर जो आपने अनुमान लगाए हैं, जो निर्णय लिए हैं, वो पर्याप्त सीमा तक स्वयं बौद्ध और व्यक्तिगत प्रभावों से प्रभावित होते हैं। यानी ह्यूमन फैक्टर का इफेक्ट आपके निर्णयों के ऊपर अवश्य पड़ता है। ये इसके अंतर्गत एक कमी मानी जा सकती है। इसी तरीके से अपन इसकी एक कमी ये मान सकते हैं कि वृहत ज्ञान का अभाव। यानी इसका मतलब ये है, अभी अपन ने शुरू में बात की थी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत अनेक विषयों के ज्ञान की आवश्यकता होती है, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग हो, चाहे स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे ऑडिटिंग हो, और प्रबंध की भी पूरी नॉलेज, मैनेजमेंट की भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, इन्वेंट्री कंट्रोल की, इन सारे विषयों की नॉलेज होनी आवश्यक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में निर्णय लेने के लिए। तो इतना वृहद ज्ञान जो है, इन सारे विषयों का पूर्ण ज्ञान, पर्याप्त ज्ञान सारे एक ही व्यक्ति को हो, प्रबंध मैनेजमेंट अकाउंटेंट को हो या मैनेजर को हो, ये प्राय करके कई बार संभव नहीं हो पाता। इसका संभव ना होने के कारण फिर आपके जो निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसकी अपन ये कमी भी कह सकते हैं कि इसमें इसका बृहत विषय है, बृहत ज्ञान का अभाव मैनेजमेंट अकाउंटेंट के अंतर्गत यदि हुआ तो फिर उसका डिसीजन के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। और इसी तरीके से अपन एक ये भी कमी कह सकते हैं कि इसमें फिर व्यापक संगठन भी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए। इसीलिए छोटे व्यवसाय जो हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अपने बिजनेस में लागू ही नहीं कर पा सकते, क्योंकि इसमें हैवी स्ट्रक्चर चाहिए। आप जब लागू करोगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, हैवी स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को यदि आप कंपनी में लागू करते हैं तो उसकी स्थापना करने के लिए व्यापक संगठन की और व्यापक कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इसलिए ये विधि कई बार खर्चीली बन जाती है और बड़े व्यवसाय के द्वारा तो उसको वहन किया जा सकता है, लेकिन छोटे व्यवसाय में खर्चे की तुलना में लाभ
कम होता है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को यदि अपन कंपनी में लागू करते हैं तो उसके भी तो खर्चे होते हैं। कहने का मतलब ये है, उसकी भी तो कॉस्ट आती है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से जो लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ की तुलना में यदि खर्चे ज़्यादा हो गए तो फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लागू करने का कोई यूज़ ही नहीं है। तो प्राय करके छोटे व्यवसायी जो हैं वो इतने वृहद संगठन, व्यापक संगठन को लागू नहीं कर पाते अपने बिजनेस के अंतर्गत। इसलिए छोटे बड़े व्यवसायों के अंतर्गत चूंकि लाभ ज़्यादा होता है, खर्चे उसकी तुलना में कम होते हैं, तो बड़े व्यवसाय के संगठन के अंतर्गत तो वो व्यापक संगठन लागू किया जा सकता है। लेकिन छोटे व्यवसायों के अंतर्गत फिर इसमें दिक्कत आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लागू करने में। इसी तरीके से अपन एक अंतर कर सकते हैं शैशव अवस्था। ये अपन ने देखा था कि अभी विकासमान अवस्था के अंतर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अभी डेवलपिंग अवस्था के अंतर्गत है, इवोल्यूशनरी स्टेज के अंदर है। तो अभी इसकी पूर्ण यंत्रों का, पूर्ण तकनीकों का विकास अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, उनमें अभी भी परिवर्तन होता रहता है, जिससे इसके क्रियान्वयन में अनिश्चितता रहती है। ये भी इसकी एक कमी मानी जा सकती है। फिर इसके अंतर्गत अपन एक कमी ये कह सकते हैं कि इसका मनोवैज्ञानिक रूप से विरोध होता है। मनोवैज्ञानिक विरोध, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है इसके लिए। प्रबंधकों द्वारा प्रबंध लेखांकन प्रणाली का विरोध भी कई बार किया जाता है, क्योंकि प्रबंध लेखांकन प्रणाली अपनाने पर प्रबंधकों की सुस्थापित कार्य प्रणाली में बुनियादी परिवर्तन आ जाते हैं। अभी से जो वर्तमान में जो स्ट्रक्चर चल रहा है मैनेजमेंट का, उस स्ट्रक्चर के अंतर्गत तो चेंज आएगा ही आएगा। इस और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के आधार पर प्रबंधकों की कुशलता भी मापी जाती है, क्योंकि इसके अंतर्गत जवाबदेही भी निर्धारित होती है। अतः शुरू में मैनेजर्स जो हैं इसका मनोवैज्ञानिक रूप से इसका विरोध भी करते हैं। इस तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत कई सारी कमियां भी हैं। मुख्य कमियों की बात करें तो अपनी मुख्य कमी यही है कि अभी शैशव अवस्था में है। इसमें जो डाटा यूज़ करते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के आधार पर होते हैं, जो कि भूतकालीन डाटा होते हैं। और भूतकालीन डाटा के आधार पर आप भविष्य से संबंधित निर्णय लेते हो, भविष्य में परिस्थितियां बदल सकती हैं। तो इसलिए इसके अंतर्गत ये कमियां भी है। इसका क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है, ये भी इसकी एक कमी हो गई। समय तत्व का इसके अंतर्गत प्रभाव पड़ता है, सतत प्रयत्न का अभाव होता है, मानव तत्व का प्रभाव भी पड़ता है, और इसके लिए बहुत सारा संगठन चाहिए, हैवी स्ट्रक्चर इसके लिए चाहिए। तो इसके अंतर्गत छोटे व्यवसायी इसको लागू नहीं कर पाते। ये इसकी मुख्य कमियां मानी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, अपन ने इस चैप्टर के अंतर्गत मुख्य सारी बातों का अध्ययन कर लिया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अर्थ से अपन ने चालू करा, उसकी विशेषताएं, उसकी प्रकृति, उसके उद्देश्य, उसकी कमियां, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ों का अपन ने अध्ययन किया। अभी इस चैप्टर के अंतर्गत जो मुख्य क्वेश्चंस बनते हैं, या एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं अभी एक असाइनमेंट बनाकर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। वो असाइनमेंट आप कीजिएगा रजिस्टर में, उसको चेक भी किया जाएगा। और इसके पश्चात नेक्स्ट लेक्चर से अपन चालू करेंगे, एक प्रैक्टिकल चैप्टर चालू करेंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण। बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, और आप शुरू से उनके लेक्चर अटेंड कीजिएगा, आपको एक एंट्री उसके अंतर्गत समझ में आती जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।